दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसा मुद्दा जो आजकल हर किसी को डरा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल अरेस्ट की। ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक खतरनाक साइबर अपराध है जो आपकी इज्जत, आपकी मेहनत, आपके मन के सुकून को छीन सकता है। राम राम दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी विक्रम इश्नोई। आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मुद्दे को। हमारी कहानी शुरू होती है हरियाणा के गुरुग्राम जिले से, जहाँ रहता है राजेश। राजेश एक मेहनती और इज्जतदार इंसान है। वो एक कंपनी में सीनियर अकाउंट मैनेजर भी है और उसी के साथ वो अपने परिवार के खेतों में भी हाथ बढ़ाता है। राजेश के परिवार में उसके माता पिता, एक छोटा भाई राहुल जो दिल्ली में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आईटी की पढ़ाई कर रहा है, और उसकी पत्नी जो एक हाउसवाइफ है, और उनकी एक 5 साल की प्यारी सी बेटी। राजेश की जिंदगी में बिल्कुल सादगी भरी है। सुबह जल्दी उठना और फिर अपने खेतों में भाई राहुल के साथ खेतों के लिए निकल जाना, सुबह 8:30 बजे तक घर लौट कर आना, फिर माँ के हाथों की बनी चाय पीना, फिर ऑफिस के लिए तैयार हो जाना। जब तक राजेश तैयार होता है तब तक उसकी पत्नी उनके लिए खाना लगा देती है। राजेश खाना खाता है और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। ऑफिस में राजेश सीधा साधा इंसान, सादा व्यवहार वाला व्यक्ति होता है जो ज्यादा बोलता नहीं है, सिर्फ अपने मेहनत और इज्जत से काम करता है, न ज्यादा दिखावा करता है। शनिवार और रविवार को अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है, मौज मस्ती करता है। कुल मिलाकर राजेश की जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन एक सोमवार को सब कुछ बदल जाता है। राजेश सोमवार को ऑफिस से जल्दी घर लौट आता है। दोपहर तकरीबन 3 बजे का टाइम होता है। तब राजेश के पास एक फोन आता है और कहता है कि सर, आपका नाम एक ड्रग से भरे पार्सल के साथ जुड़ा हुआ है जो कि विदेश भेजा जा रहा था। तो आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। राजेश चौंक जाता है। ड्रग्स, उसका नाम, तो उसे ड्रग्स का नाम सुनकर थोड़ी घबराहट भी होने लगती है, और वो तुरंत कहता है कि सर, मैंने तो कोई पार्सल नहीं भेजा, और घबराहट में वो फोन कर देता है। लेकिन कुछ मिनट बाद फिर से कॉल आती है, और इस बार कॉल व्हाट्सएप पर आती है। राजेश जैसे ही कॉल उठाता है तो स्क्रीन पर एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में दिखता है। पीछे की दीवार पर भारत सरकार का लोगो, और वो कहता है, राजेश जी, आपके नाम से ड्रग्स का पार्सल पकड़ा गया है, तो उसी से रिलेटेड आपसे पूछताछ होगी। तो राजेश डर जाता है। तो वो शख्स कहता है कि आप जूम पर आओ, वहाँ आपसे पूछताछ करनी है। जब राजेश जूम पर आता है, जूम आपको बता दे दोस्तों, एक गूगल का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग वगैरह होती है। तो राजेश जैसे ही जूम पर आता है तो उसे एक अलग शख्स स्क्रीन पर दिखाई दे जो खुद को सीबीआई अधिकारी योगेश बताता है। पीछे की दीवार पर सीबीआई का लोगो लिखा होता है, लगा होता है, राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगा होता है, और सब कुछ देखने में इतना असली लगता है कि राजेश को बिल्कुल भी शक। राजेश का यह सब देखकर थोड़ा दिल बैठ जाता है। कहता है जो सीबीआई अफसर है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, आपके खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत केस दर्ज है। योगेश स्क्रीन पर एक एफआईआर दिखता है। अपनी जो जूम की स्क्रीन है उस पर एक एफआईआर दिखती है जिस पर राजेश का फोटो लगा होता है, और नीचे लिखा होता है एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 27 और 29, ड्रग्स ट्रैफिकिंग। राजेश डर जाता है और कांपने लगता है। वो सोचता है, ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो ऐसा कुछ करता भी नहीं हूँ। तो योगेश जो सीबीआई ऑफिसर होता है वो पूछताछ शुरू करता है कि आप कहाँ काम करते हो, कौन सी कंपनी में काम करते हो, क्या काम करते हो। इसी के साथ वो उसके रहने की और जानकारियाँ लेता है कि आप जैसे कहाँ रह रहे हो, आपका बैंक का अकाउंट नंबर क्या है, आधार नंबर, पैन डिटेल्स वगैरह जानकारी सारी ले ले। उधर राजेश की माँ रसोई घर में
खाना बना रही थी राजेश के लिए और साथ में एक भजन भी गुनगुना रही थी, राम नाम की लूट है। और इधर राजेश एक कमरे में बंद शर्मिंदगी के बीच फंसा। राजेश का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो सोचता है कि अगर माँ को पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और ऑफिस में पता चला तो उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा और बदनामी होगी वो अलग। इसी बातों के बीच जब राजेश का दिमाग उलझा हुआ होता है तो उधर से योगेश जो सीबीआई अफसर है वो कहता है कि हेलो सर, कहाँ पर खो गए। तो राजेश गिड़गिड़ाने लगता है कि सर मुझे अरेस्ट मत करो, मैं थोड़ा ऐसा काम मैंने कभी भी नहीं किया है। राजेश थोड़ा घबराया हुआ तो वैसे ही होता है दोस्तों, तो और शर्मिंदगी अलग से महसूस कर रहा होता है। तो योगेश कहता है थोड़ी देर में आपके पास लोकल पुलिस पहुंचेगी, वो आकर आपको गिरफ्तार करेगी। तो इससे राजेश थोड़ा और घबरा जाता है कि अगर यह बात माँ को पता चली तो माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और बाहर जो बदनामी होगी वो अलग। तो राजेश कहता है कि सर मुझे अरेस्ट मत करो, मैं जो कुछ होता है वो कर दूंगा, बस मुझे इस केस से निकाल दो। हाँ, तो योगेश कहता है ठीक है, आप जमानत के 1,70,000 रुपए अभी ट्रांसफर कर दो, फिर आपका केस रद्द कर दिया जाएगा और आगे से इन चीजों पर ध्यान रखना। राजेश से ये सब बातें तकरीबन 3 घंटे की पूछताछ चलती है और उसमें राजेश की जो सोचने की क्षमता होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो राजेश तुरंत से अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई के द्वारा पैसे योगेश के बताए खाते में ट्रांसफर भी कर देता है। तो योगेश कहता है ठीक है, अब आपका खाता मतलब जो आप पे जो केस है वो बंद किया जा रहा है और जूम पर कॉल खत्म होती है। राजेश राहत की थोड़ी सांस लेता है और कमरे से बाहर निकलता है। वो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम कर आता है, खाना खाता है और फिर सो जाता है। जैसे ही राजेश अगले दिन अपने ऑफिस में जाता है तो उसे एक कॉल और आती है। इस बार उससे 1,00,000 रुपए की डिमांड की जाती है। राजेश अब घबराता है और फोन काट देता है। फिर वह अपने भाई राहुल को फोन लगाता है और जो घटना उसके साथ घटी उसका सारा सार अपने भाई को बताता है। राजेश का भाई जो राहुल है वो आईआईटी की, जैसे हमने बताया कि वो आईआईटी की पढ़ाई कर रहा है, तो वो आईआईटी का स्टूडेंट है। वो चेक करता है और अपने भाई को बताता है कि ये एक फर्जी कॉल थी, ये एक साइबर ठगी की साजिश है। राजेश तुरंत साइबर क्राइम की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराता है, लेकिन तब तक 1,70,000 रुपए जा चुके थे। तो दोस्तों राजेश की कहानी खत्म नहीं हुई है। उसकी नौकरी तो बच जाती है लेकिन वो मुस्कुराना भूल जाता है। वो कम बोलने लगता है, खोया खोया रहता है। एक दिन उसकी माँ पूछती है कि बेटा तू ठीक तो है? राजेश ने सिर में हिलाया तो लेकिन उसकी आंखों में वो डर अभी भी था। लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। थोड़े टाइम में वो खुद को रिकवर करता है और वो फैसला करता है कि वो चुपचाप नहीं रहेगा। वो आज गांव में जाता है, शहर में जाता है, घूमता है और जाकर डिजिटल सेफ्टी पर सेमिनार देता है। वो कहता है कि ये एक साइबर फ्रॉड है जो आपको डराकर आपकी इज्जत और आपके अकेलेपन को निशाना बनाकर ठग आपको डराते हैं, मानसिक रूप से परेशान करते हैं और आपकी कमाई को लूट लेते हैं। तो दोस्तों डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई अनजान कॉल पर भरोसा ना करें। कोई भी सरकारी एजेंसी आपको व्हाट्सएप या जूम पर कॉल करने को नहीं कहती और फोन करके आपको कोई भी पुलिस कभी भी नहीं डराती, बल्कि वो आपको थाने में बुलाते हैं। वहीं पर आपकी जानकारी होती है अगर ऐसा कुछ मामला होता है। और फोन पर आप किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल शेयर ना करें, जैसे बैंक की डिटेल हो गई, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी जानकारी कभी किसी को न दें। अगर आपको लगता है कि ये फ्रॉड है तो इसकी जानकारी तुरंत साइबर क्राइम के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर साझा करें। तो परिवार और दोस्त के आगे इस कहानी को शेयर करें।
अगर उनके पास भी ऐसी कॉल आती है तो घबराएं नहीं, तुरंत अपने दोस्तों या परिवार को बताएं। अकेले डरने से ठगों का काम आसान हो जाता है। दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक फ्रॉड ही नहीं बल्कि एक मानसिक शांति को छीनने की साजिश है। हर दिन हजारों राजेश इस डर से चुपचाप ठगे जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनकी गलती थी। हाँ, लेकिन गलती उनकी नहीं होती, गलती होती है ठगों। तो इस मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपके पास या आपके किसी जानने वाले के पास ऐसी कॉल आए तो तुरंत उसकी रिपोर्ट करें और चुप न रहें। आओ मिलकर डिजिटल अरेस्ट के जाल को तोड़ते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाना। कमेंट में बताना कि आप आज डिजिटल सेफ्टी के लिए आप क्या करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं विक्रम बिश्नोई कल मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ अब तक इंडिया यूट्यूब चैनल पर ही। राम राम।